तो आज हम गोविंद पारिक में 45 पेज नंबर तक पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा जो पॉइंट है पहला है मुख्य व्याधियों व उनके निवारणार्थ कृत शस्त्र कर्म। कोई मतलब कुछ व्याधियां बोली गई हैं और उनमें कौन सा शस्त्र कर्म करना है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है छेदन कर्म, उसमें हाईलाइट करना भगंदर। भगंदर में भी शतकोनक भगंदर को मेंशन किया हुआ है, छेदन कर्म करना है शतकोनक भगंदर में। फिर हाईलाइट किया सिर्फ इसको आपने, फिर श्लेष्मिक ग्रंथि है, नाड़ी व्रण है, अर्श है, गलशुंडिका को हाईलाइट किया। भगंदर में जो शतकोनक है और गलशुंडिका अलग एक जो व्याधि है, इन दोनों को हाईलाइट किया, छेदन कर्म करते हैं। फिर है हमारा भेदन कर्म, तो विसर्प, वृद्धि, प्रमेह, पीड़िका पे स्टार लगा लीजिए। फिर व्रण शोफ में, नाड़ी व्रण में, तो नाड़ी व्रण में देखिए छेदन भी करते हैं और भेदन में भी आया है। प्राय सभी प्रकार के क्षुद्र रोग हाईलाइट करना, सभी प्रकार के क्षुद्र रोगों में भेदन कर्म किया जाता है। तालु पुपुट में, और फिर तुंडी को आपने हाईलाइट किया, जो मोस्टली पूछा जाता है तुंडी है वो। तुंडी और सभी शुद्ध रोग में आपने हाईलाइट किया, भेदन कर्म किया जाता है। देन लेखन कर्म आता है, रोहिणी हाईलाइट करना। रोहिणी में फिर उसके आगे है उपजीविका, अधिजीविका, अर्श में आपने हाईलाइट किया अर्श। तो अर्श में छेदन भी करते हैं हम और लेखन भी किया जाता है। मतलब जो हेमरॉइड्स हैं, पाइल्स हैं, उनमें आपको पता है हेमरोइडेक्टमी की जाती है, तो वो एक तरीके से छेदन कर्म हो गया, उसका लेखन भी करना है ताकि वो कम हो। तो अर्श में छेदन और लेखन दोनों करना है। फिर मंडल कुष्ठ है, फिर किलास। देन है एषण कर्म, यानी प्रॉबिंग जो हम करते हैं वो शल्य युक्त नाड़ियों में या उन्मार्गी व्रण में करते हैं। देन है हमारा वेधन कर्म। वेधन कर्म हमें करना है मूत्र वृद्धि और जलोदर में। फिर है विश्रावण के बारे में यहाँ पे, तो विश्रावण में देखिए सन्निपातिक के अतिरिक्त जो वितृतियां हैं उनमें शलीपत में कर्णपाली के रोग हाईलाइट, कर्णपाली। फिर है स्तन रोग हाईलाइट किया आपने, कर्णपाली के रोगों में, स्तन रोगों में तालु पुपट, कृमि दंत को हाईलाइट किया। देन है दंत वेष्ट, उपकुश को हाईलाइट किया। तो इन जो है वो व्याधियों में विश्रावण कराया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा मर्माघात के लक्षण। तो इसी चैप्टर में जब ये चैप्टर हुआ था सुश्रुत सूत्र 25 में व्याधियां बताई थी, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एषण, आहरण, ये सब कर्म किसमें क्या करना है। फिर उसके बाद उसमें बताया था कि अगर मर्मों पे आघात हो जाए ये कर्म करते हुए तो क्या लक्षण आएंगे। तो पहले है मर्म विद का सामान्य लक्षण में मासोदक आभम रुधिर प्रवृत्ति आया था। सिराओं पर हाईलाइट करना, सुरेंद्र गोप प्रतिमम हाईलाइट किया आपने, सिराओं पर अगर आघात हो तो सुरेंद्र गोप प्रतिमम जो है वो श्राव निकलता है। फिर है स्नायु में हाईलाइट करना, कोब्जम, स्नायु में होती है कुब्जता, तीव्र पीड़ा, देर से व्रण का भरना। तो यहाँ पे आप जो श्लोक के वर्ड्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना। लिखिए आप चिराद व्रणो रोहती, चिराद व्रणो रोहती, यानी देर से व्रण का भरना, हीलिंग देर से होती है, तो चिराद व्रण रोहती ये है हमारा स्नायुगत आघात अगर हो जाए। और तुमुला रुजाष्ट, मतलब बहुत ज्यादा वेदना को बोला है, तुमुलाश्च रुजा, तुमुला रुजा, ये है स्नायु में। फिर आता है संधि पर आघात के लक्षण में, तीव्र रुजा के ब्रैकेट में आप लिखना तुमुला रुजाश्च। ये दो लक्षण जो है, तुमुला रुजा हमारा संधि और स्नायु और संधि दोनों में आता है, ठीक है। तुमुला रुजा यानी तीव्र वेदना होती है। देन अस्थि वाला हाईलाइट कर लीजिए, घोरा रुजोहि यस्य निशा दिनेशु, यानी दिन और रात कॉन्टिन्यूसली पेशेंट को पेन होगा। सर्वशु अवस्थाशु न शांति मस्ती, किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलती, मतलब वो पेशेंट लेट जाए, बैठ जाए, खड़ा हो जाए, कुछ भी क्रिया कर रहा है, अगर पोजीशन चेंज कर रहा है उसको लाभ नहीं होता, तो ये अस्थिगत आघात के लक्षण है। फिर मांस पर आघात करने पर स्पर्शम न जानाती, अगर आप टच करते हो पेशेंट को तो टच सेंसेशन चला जाता है उसका। और भी पांडु वर्णी, पांडु वर्ण का हो जाता है, ऐसा पांडु वर्णी आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा व्याधि के भेद सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ये तीन है, औपसर्गिक, प्राक केवल या अन्य लक्षण। तो औपसर्गिक के आगे लिखा है ब्रैकेट में लिखना उपद्रव संज्ञक। औपसर्गिक को क्या उपद्रव बोलते हैं, मीन्स कॉम्प्लिकेशन। एक व्याधि के बाद पहले व्याधि उत्पन्न होती है, फिर बाद में जो उत्पन्न होता है उसको औपसर्गिक बोलते हैं या उपद्रव संज्ञक। प्राक केवल क्या होता है, जिसके ना पूर्व रूप हो ना उपद्रव हो, वो होता है प्राक केवल, नॉर्मली जो डिजीज है वो। फिर आता है अन्य लक्षण, इसको ब्रैकेट में लिखना पूर्व रूप संज्ञक।
जिस व्याधि में केवल पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं उनको अन्य लक्षण व्याधि बोलते हैं। तो पूर्व रूप वाली होती है अन्य लक्षण, उपद्रव वाली होती है औपसर्गिक, और केवल व्याधि जिसमें ना पूर्व रूप है ना उपद्रव है तो प्राक केवल बोला जाता है। देन सुश्रुत के अनुसार कुछ गण है और उनके मुख्य कर्म। तो विदारी गंधादि गण हमारा वात पित्त शामक है। आरक वदादि गण कफ और विष नाशक, व्रण शोधक हाईलाइट करना। आरक वदादि गण को बोला है व्रण शोधक। फिर वरुण आदि हमारा कफ और मेद नाशक है। ब्रैकेट में लिखा है इसके अभ्यांतर विद्रुदी नाशक, हाईलाइट करना। अभ्यांतर विद्रुदी का नाश करता है। नेक्स्ट वीर तरवादी गण हमारा जो है वो यूरिनरी सिस्टम से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे मूत्र कुछ है, अश्मरी है, शर्करा है, उसका नाश करने वाला होगा। सालसरादि गण है हमारा प्रमेह व पांडु नाशक। रौद्रादि गण हाईलाइट करना अतिसार नाशक। रौद्रादि जो है वो अतिसार नाशक। और यही लिखिए आप योनि दोष हर भी होता है, योनि दोष हर। फिर अर्क आदि हमारा कृमि कुष्ठ नाशक है। पिपल्य आदि हाईलाइट करना आम पाचक। पिपल्य आदि हमारा होता है आम पाचक। फिर वचा आदि और हरिद्रादि गण के लिए बोला दुष्ट स्तन्य का शोधन करता है। आप यही लिखना मुस्तादि गण, मुस्तादी गण। तो वचा, हरिद्रा और मुस्तादी ये तीन गण हैं जो स्तन्य शोधक माने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शामादि उदावर्त नाशक है। काकोल्य आदि जीवनीय और बृंगणीय है। गुडुच्च आदि सर्व ज्वर है। अम्बष्ठ आदि हाईलाइट करना पक्वती सार नाशक। अम्बष्ठा आदि गण को आपने हाईलाइट किया, पक्वती सार नाशक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 46 पेज नंबर पे। एलादि गण को विषनाशक बोला। त्रपु आदि और मूषक आदि गण को शर्करा नाशक, उषक आदि गण है। फिर आम्लक आदि गण है हमारा नेत्र रोग नाशक। फिर सुश्रुत के अनुसार कुछ विशिष्ट मात्राएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखनी है। क्वाथ की उन्होंने मात्रा बोली है 1 अंजलि। ठीक है। चूर्ण बोला है 1 विडालक पदक, और कल्क बोला है 1 अक्ष। मतलब देखिए चूर्ण और कल्क की मात्रा नॉर्मल एक ही जितनी है, 1 कर्ष उसकी भी 1 कर्ष, लेकिन जो उसके लिए यूज किया गया ना वर्ड वो याद रखना। चूर्ण के लिए बोला 1 विडालक पदक, कल्क के लिए बोला है 1 अक्ष। फिर कर्मों के अनुसार महाभूत प्रधान्य विरेचन द्रव्य में पृथ्वी और जल है। पता है हमें गुरु होते हैं दोनों ही, पृथ्वी और जल, तभी डाउनवर्ड गति होती है उनकी। फिर वमन द्रव्य हमारे वायु और अग्नि महाभूत प्रधान है। संशमन हाईलाइट करना आकाश, आकाश महाभूत प्रधान होते हैं संशमन द्रव्य। फिर है संग्राही होते हैं वायु, शारंगर बोलते हैं तेज होता है उनमें। ठीक है। दीपन द्रव्य अग्नि महाभूत की प्रधानता वाले, लेखन वाले वायु और अग्नि। ठीक है। यहीं पे लिख लेना बृहण, बृहण द्रव्य होते हैं पृथ्वी और जल वाले। बृहण द्रव्य जो होंगे उनमें महाभूत पृथ्वी और जल है। वही बात है कि क्योंकि गुरु है ना तो बृहण तो करेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट सुश्रुत के अनुसार विरेचनार्थ जो श्रेष्ठ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है मूल में। अब आपसे पूछे विरेचनार्थ जो वो किसकी त्वचा या किसका तेल श्रेष्ठ है, सिर्फ ये देख के कि विरेचन में श्रेष्ठ कुछ है ऐसे टिक नहीं करना, क्योंकि सुश्रुत ने क्या प्रयोज्यांग होगा यानी पार्ट यूज्ड के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया। जैसे अगर मूल में श्रेष्ठ पूछना है तो उन्होंने बोला अरुण त्रिवृत की मूल। फल में श्रेष्ठ कौन है, विरेचनाथ हरितकी का फल। दुग्ध में स्तुही क्षीर है। त्वचा में तिलवक की त्वचा है। तेल में एरंड है। और स्वरस में लिखना कार्विल्लक स्वरस, स्वरस में लिखिए कार्विल्लक स्वरस। फिर उसके बाद है हमारा विभिन्न ऋतुओं के अनुसार जो है वो ग्राह्य जल। वसंत ऋतु में कुएं और झरने का, ग्रीष्म ऋतु में भी प्रावृत में चौंटिया का, फिर वर्षा में अंतरिक्ष और उद्भिद। शरद में हाईलाइट करना सभी जलग्राही होते हैं। ऐसी ऋतु जिसमें सभी जलग्राही है वो है शरद ऋतु हमारी। फिर हमारा है सुश्रुत के अकॉर्डिंग मास वर्ग, मास वर्ग बोला है देखिए, तो ये हमारा होता है 6 सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इन्होंने 2 डिवीजन और किए हैं इसके, जांगल और आनूप। जांगल के 8 हाईलाइट करना, आनूप के 5। ये वैसे पूरा याद नहीं रहता है इनके भेदों को अलग अलग, बस आपको याद रखना है जांगल के 8 भेद हैं, आनूप के 5। सुश्रुत अनुसार ये मास वर्ग बोले 6। 47 पेज नंबर पे अब आते हैं। ऋतुओं के अनुसार इसमें भोजन ग्रहण काल बोला है। ठीक है। तो हेमंत और शिशिर है जो, उनमें रात्रि लंबी होती है तो भोजन प्रातः काल का ही है। ठंड के जो टाइम होता है, ठंड में दिन क्या होगा, छोटा होता है तो रात्रि बड़ी है, तो आप
भोजन आपको प्रातःकाल ग्राह्य है। ग्रीष्म या प्रावृट ऋतु में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी हैं, इसलिए भोजन अपराह्न में ग्राह्य है। और शरद और वसंत में दिन और रात समान होते हैं, तो भोजन मध्याह्न में। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो सृष्टि उत्पत्ति है वो कैसे होगी। हमें पता है अव्यक्त से महान, महान से अहंकार की उत्पत्ति होती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अहंकार भी 3 प्रकार का है, वैकारिक, तेजस और भूत आदि, यानी सत्व, रज और तम। तो सत्व और रज है जो, उससे हमारी 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जो रज है और तम है उससे हमारी पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया महाभूतों का मानस गुणों के साथ संबंध। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हमें सीक्वेंस याद है महाभूतों का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये अब मानस रोगों के साथ इनका क्या है, सत्व रज, सत्वरज, सत्वतम और तम। इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। महाभूतों की सीरीज आपको याद है, कौन से के बाद कौन सा हम लिखते हैं। मानस भाव आपने कैसे याद रखने, सत्व रज, फिर सत्व और रज को इकट्ठे, फिर सत्व और तम को इकट्ठा, और लास्ट में तम अकेला होगा, यानी पृथ्वी तमोगुण वाली होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। ठीक है। और शायद 2020 में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इसके बाद लिखा है साइड में, सर्व चेष्टा समूह कर रहा है वायु, सर्व द्रव समूह है जल, सर्व मूर्त समूह है पृथ्वी, और सर्व छिद्र समूह और विव्यक्तता च आकाश के लिए बोला गया है। इंपॉर्टेंट है ये, सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा गर्भ का पोषण, यहाँ पे बोला तो असंजात सार अवस्था है जब, यानी फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, एक तरीके से प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं हुई, या बच्चा जो है वो अभी जो फिटस है, यानी वो उसकी कंडीशन क्या है, वो अभी प्लेसेंटा के साथ, मदर के साथ इतना ऐसे अटैचमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो असंजात सार अवस्था में जो गर्भ का पोषण होता है आयुर्वेद अनुसार, वो तिर्यकगामी धमनी के उपस्नेह से, और जब संजात सार हो जाए प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद, तो गर्भ नाड़ी जो होती है या रसवाह के उपस्नेह से होता है। ठीक है। द्वादश प्राण हाईलाइट करना, प्राण जो पूछे तो द्वादश है, प्राणायतन हमारे 10 बताए गए। फिर मेद के मृदु पाक से सिरा की उत्पत्ति हाईलाइट करना, और मेद के खर पाक से स्नायु का निर्माण होता है। सिराएं जो वेन्स होती है, देखिए उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो मेद के मृदु पाक से सिराएं बनेंगी, और मेद के खर पाक से स्नायु। फिर दिवा स्वप्न यहाँ पे हमारा बताया गया सर्व दोष प्रकोपक, ये है सुश्रुत के अनुसार। चरक के अकॉर्डिंग लिखिए आप यहीं पे, चरक अनुसार कफ पित्त प्रकोपक होता है। दिन में सोने से हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हमें क्या आ रहता है कि अगर दिन में सोते हैं तो कफ बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ, होता है कफ तो मेनली, लेकिन जब आचार्य चरक ने बताया कि आप जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें आप दिन में सो सकते हैं, बाकी ऋतु में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे कफ और पित्त बढ़ जाता है। तो दोषों में उन्होंने वहां पे कफ और पित्त को इंक्लूड किया है दिन में सोने से। सुश्रुत ने बोला तीनों दोष ही प्रकोपित होते हैं अगर आप दिन में सोते हो तो। रात्रि जागरण में देखना वात पित्त प्रकोप, रात्रि जागरण की वजह से वात और पित्त का प्रकोप होता है। देन आता है हमारा यहाँ पे त्वचागत दोषों की गंभीरता के अकॉर्डिंग रक्त मोक्षण बताया। तो अगर ज्यादा गंभीरता है तो सिरागत जो हम शोधन कराते हैं, सिरा मोक्ष कराते हैं। फिर उसके बाद श्रृंग है, विषाण मतलब श्रृंग, फिर तुम्बी, जलोका, और लास्ट में प्रच्छान। तो आप यहीं पे लिख लीजिए, कुछ श्लोक के वर्ड हम आपको लिखवा रहे हैं। लिखिए अवगाढ़े जलोका, अवगाढ़े एरो करके लिखते हैं ना जलोका। अगर दोष अवगाढ़ हैं तो जलोका का प्रयोग। पिंडिते प्रच्छान, पिंडित रूप में है अगर दोष तो प्रच्छान कराते हैं। फिर लिखिए त्वक स्थिते, अगर त्वचा में स्थित है तो लिखिए श्रृंग अलाबु, त्वचा में स्थित हैं तो श्रृंग अलाबु, अवगाढ़ हैं तो जलोका, पिंडित है तो प्रच्छान, और लिखिए अंग व्यापके, अंग व्यापक यानी पूरी बॉडी में अगर सर्कुलेट कर रहे हैं दोष तो सिरा मोक्षण हम कराते हैं, सिरावेद जिसको बोलते हैं, सिरावेद, सिरावेद कराना चाहिए। सुश्रुत अनुसार औषध मात्रा, तो यहाँ पे क्षीरप जो बालक है उसको अंगुली पर्व द्वय लिखिए, इसके बाद एक वर्ड लिखना अंगुली पर्व द्वय पर आ सकने वाले प्रमाण में। ठीक है। यह है क्षीरप की। क्षीर अन्नाद की कितनी बोली है, कोलास्थी प्रमाण में, और अन्नाद की बोली है कोल प्रमाण में। आप यही साइड में लिखना काश्यप अनुसार, काश्यप अनुसार जात मात्र हेतु औषध,
काश्यप के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, अगर जात मात्र के लिए औषधि यूज करनी है तो लिखिए विडंग फल मात्र। विडंग फल मात्र, जितना विडंग का फल होता है उतने प्रमाण में औषध देनी चाहिए। फिर लिखिए घृत मात्रा, ये घृत की मात्रा है कोलास्थी प्रमाण। इंपॉर्टेंट है काश्यप और सुश्रुत दोनों का ये। काश्यप ने बोला अगर जात मात्र को आपको मेडिसिन देनी है तो विडंग प्रमाण में दो, अगर घृत प्रयोग कराना है तो कोलास्थी प्रमाण में देना चाहिए। और सुश्रुत ने औषध का प्रमाण क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद के अकॉर्डिंग बताया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे वर्ण के बारे में बताया, तो हमारा वातिक वर्ण है वो कृष्ण वर्णी होगा। पैतृक वर्ण में हाईलाइट करना किंशुकोदक आभम, श्राव कैसा होगा किंशुकोदक आभम। पलाश के फूल को या पलाश को आप धोते हो तो उससे जो लिक्विड निकलता है जैसा, उसके जैसा लिक्विड आता है। कफज वर्ण में प्रतत्त चंड कंडुल बहुला, कंडू बहुत होता है। रक्तज वर्ण में हाईलाइट करना आप प्रवाल दल निच प्रकाश, रक्तज वर्ण में प्रवाल दल निच प्रकाश। फिर 48 पेज नंबर पे हम आते हैं। इसमें लिखा है सुश्रुत ने तमक श्वास में केवल प्रथमक का समावेश किया, जबकि चरक ने संतमक और प्रथमक दोनों बताए। समवायी शब्द द्रव्य की परिभाषा में आता है और समवायी द्रव्य जो है वो समवायी जो है वो गुण की परिभाषा में। तो ये जैसे हम पढ़ते हैं चरक में हमने पढ़ा है यत्र आश्रितः कर्म गुणा समवायी यत् तद् द्रव्यम, तो जो द्रव्य की वो डेफिनेशन बोली वहां पे जो समवायी वर्ड है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, और गुण की डेफिनेशन में समवायी तु निश्चेष्टः कारणम गुणः, तो इस तरीके से लिखा है। ये ध्यान रखना है आपने लिखने का पैटर्न भी। प्रक्रिया हमारा लता करंज है, उद्द क्रिया ढिढोरी है। फिर है ग्राह्य द्रव्य, तो फिर उसके बाद स्तंभक द्रव्य बोले हैं। सुख विरेचक द्रव्य क्या होते हैं, यानी अनुलोमक क्या है, संसरण क्या है, तीक्ष्ण विरेचन क्या है, वो सब बताया है, ये हम पढ़ चुके। फिर उसके बाद आता है अरिष्ट रूप में प्रवृत्त निद्रा को आगंतुकी बोलते हैं, तमो रूप में प्रवृत्त है तो तमो भव। नेक्स्ट हाईलाइट करना मूत्र कृच्छ और अरोचक को संतर्पणोत और अपतर्पणोत दोनों व्याधियों में रखा गया है। हाईलाइट किया आपने, मूत्र कृच्छ को और अरोचक को संतर्पण और अपतर्पण दोनों प्रकार की व्याधियों में इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्वेदन द्रव्य में रुक्ष और स्निग्ध तथा स्निग्ध और सर्द दोनों गुण उपस्थित होते हैं। ठीक है। दीपन पाचन और अनाह का प्रशमन हमारी करती है पिप्पली। दीपन पाचन और अर्शोग्न बताया गया है चित्रक को। तो एक इस बार ये चित्रक वाला क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब ऐसे नहीं कि श्लोक फॉर्म में पूछा है, तो आपसे पूछा था कि जैसे एक पेशेंट है अगर, और उसको जो है वो हमें उसकी अग्नि मंद है और उसको अर्श की वजह से शूल हो रहा है, तो उसको निम्न में से कौन सा द्रव्य जो है वो श्रेष्ठ है उसके लिए, तो उसका आंसर गया था चित्रक। तो आग्रह द्रव्य है जो, उनको या तो श्लोक फॉर्मेट में पूछा जाता है, जैसे कि अन्न क्या है हमारा, ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछे कि समघृत सत्तु प्रासाभ्यास हो, या एरंड मूल या बस्ती है क्या है हमारी, वमन वमन है जो वो वात है, सॉरी वमन है जो कफ हरने में सबसे श्रेष्ठ, जो आग्रह द्रव्य बताए गए तो वो श्लोक फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट है उसमें ये जो है वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्या श्रेष्ठ औषध देनी चाहिए, तो चित्रक वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा दीपन पाचन और संग्राही है नागरमुथा और सोना पाठा। दीपन पाचन के साथ साथ दाह प्रशमन छर्दी और अतिसार नाशक है सुगंध वाला, और दीपन पाचन और सर्वदोषहर है अति विषा आपने हाईलाइट किया। एक तो चित्रक वाला आपने हाईलाइट किया, वो दीपन पाचन भी करता है, अर्श का नाशक भी है चित्रक। दीपन पाचन के साथ सर्वदोषहर भी है हमारा अति विषा। फिर उसके बाद है संग्राहिक और वातहर वृक्ष है कृष्णपर्णी। संग्राही सर्वदोषहर और वृक्ष है शालपर्णी हाईलाइट किया आपने, सर्वदोष वृक्ष शालपर्णी। फिर आम दोष है हमारा अति मात्राशन, अजीर्ण उत्पादक, गुरु भोजन, आयु ह्रास करे अनशन है, आयु नाश पर दारा बेगमनम, ब्रहण करने में मांस, तर्पण करने में मांस, रस तृप्ति में हर्ष, पुष्टि में निवृत्ति। सुख कारक द्रव्य में एक काल भोजन, आरोग्य कर में यथा काल भोजन, शरीर कर्षण करने में प्रमितासन। श्लेष्म पित्त प्रशमनम और पित्त श्लेष्म प्रशमनम, यानी पित्त और कफ दोनों का शमन हमारा मधु और दुरालभा करते हैं। फिर नेक्स्ट आपने हाईलाइट किया श्लेष्म पित्त जनन, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है हमारा आविदुग्ध,
शशकूली और मांस, ये आग्रह द्रव्य में ही बताए गए हैं अलग अलग करके। आविदुग्ध को भी श्लेष्म पित्त जनना नाम, शशकूली को भी और मांस को भी। फिर आप नीचे लिखना इसमें वात पित्त शामक, वात पित्त शामक एरो करके लिखना सर्पी। वात पित्त शामक है हमारा सर्पी। वात कफ शामक है तेल, वात कफ शामक तेल, और पित्त कफ शामक है मधु, पित्त कफ शामक मधु। वात और पित्त दो दो दोषों की बात की है। वात और पित्त को हरने वाला सर्पी है, वात कफ को तेल और पित्त और कफ को मधु। नेक्स्ट आता है हमारा 49 पेज नंबर पे, परिहार विरुद्ध हाईलाइट करना। वराह के मांस के बाद उष्ण जल का सेवन करना, वो हमारा परिहार विरुद्ध है। उपचार विरुद्ध घृत सेवनोपरांत शीतल जल, एक्चुअली यहाँ पे परिहार विरुद्ध के उष्ण जल नहीं आएगा, उष्ण द्रव्य आएगा। वैसे परिहार विरुद्ध क्या, जैसे आपने वराह का मांस अगर किसी ने सेवन किया है तो क्या है, वो उष्ण वो पहले ही है और ऊपर से आप उष्ण द्रव्य ले रहे हो, वो होता है परिहार विरुद्ध। उपचार विरुद्ध क्या होता है कि कोई ट्रीटमेंट के बाद आपको जो चीज यूज करने को बोली थी वो आपने नहीं की। जैसे अगर किसी को आप घृत सेवन कराते हो और वो उसके बाद शीतल जल ले ले, तो वो उपचार विरुद्ध होता है। नेक्स्ट, विरुद्ध की चिकित्सा में बस्ती कर्म का निर्देश नहीं है। जब हमें बताया गया था कि 18 प्रकार का जो विरुद्ध होता है, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, इस तरीके से हृदय विरुद्ध, ये सब बताए थे। तो लास्ट में इनसे उत्पन्न व्याधियां क्या क्या होती हैं, क्या आप इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे वमन भी आया था। वमनम विरेचनम और शमन, वमन विरेचन और शमन चिकित्सा वहां पे आई थी, बस्ती का वर्णन वहां पे नहीं आया। फिर नेक्स्ट है हमारा अन्न क्लेदन करने वाला जल है, कफ क्लेदक लवण है, आर्द्र पिपली जो होती है वो कफ कारक है, शुष्क पिपली जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो कफ वात शामक होती है। वात अनुलोमक है हमारा विड लवण, और त्रिदोष शामक हाईलाइट करना सैंधव लवण, त्रिदोष शामक सैंधव लवण को बोला। और यहीं पे एरो करके लिखना चक्षुष्य और वृश्य, सैंधव लवण को चक्षुष्य भी बोलते हैं और वृश्य भी। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये ऋतुओं के नाम बोले हैं। तुषार जो है वो हेमंत ऋतु को, घर्म इसको काट देना, वर्षा लिखा है ना घर्म के आगे, इसको काट के लिखना ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं घर्म। और एरो करके लिखना निदाघ, निदाघ भी बोलते हैं, निदाघ और घर्म ऋतु बोला जाता है ग्रीष्म को। घनात्य है शरद, तापात्य है हमारा प्रावृट, प्रावृट लिखेंगे है। फिर शीतात्य है वसंत, वर्षा लिखिए यहीं पे वर्षा, वर्षा एरो करके लिखना घर्मात्य और घन, घर्मात्य। अत्य का मतलब होता है नाश होना, घर्म का मतलब गर्मी, तो गर्मी का नाश हो गया यानी ग्रीष्म ऋतु चलेगी तो कौन सी आती है, वर्षा, तो वर्षा का पर्याय है घर्मात्य और घन भी बोला जाता है। फिर है हमारा पैतृक और श्लेष्मिक गुल्म, जो है वो बस्ती में नहीं होते। गुल्म में कोई दूषण नहीं, आपसे पूछेंगे ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें कोई दूषण नहीं है, तो गुल्म है वो हमारा। उसमें दोष ही प्रकोपित होकर गुल्म स्वरूप हो जाते हैं, पिंडित रूप में हो जाते हैं, दुष्य नहीं है वहां कोई। फिर मधुर शीत और अविल मूत्र की प्रवृत्ति होती है इक्षु वाली का रस प्रमेय में, मधुर और शीत मूत्र की प्रवृत्ति होती है शीत मेह में। पर्यूषित मूत्रम सांद्र भवती भाजने, यानी जो हमारा, आप क्या करते हैं इसमें, हम कैसे देखते हैं पेशेंट का, मूत्र परीक्षा की जाती है प्रमेह में। तो मूत्र अगर किसी पात्र में पेशेंट का कलेक्ट करके रखा है तो वो कुछ टाइम बाद सांद्री गाढ़ा हो जाता है, तो उसको सांद्र में बोलते हैं। और स्न हंते मूत्रम किंचित किंचित प्रसिद्ध्यति, रखने के बाद जैसे पेशेंट ने मूत्र त्याग किया, उसको हमने कंटेनर में कलेक्ट किया, आफ्टर कलेक्शन जो है वो अगर प्रसादित हो जाए, क्लियर हो जाए, उसको सांद्र प्रसाद में। मसी वर्ण जो होता है यानी ब्लैक कलर का, यानी काल मेह में। चास पक्षी निभ मूत्र नील मेह में आएगा। अब नेक्स्ट हाईलाइट करना, उष्ण गुण वाला मूत्र हमारा काल में और रक्त में दोनों में मिलता है, काल और रक्त में उष्ण गुण मिलता है। फिर है हमारा, गर्भ का मूल कारण है आत्मज भाव और गर्भ का उपादिक कारण है सत्वज भाव। नेक्स्ट, सन्निपातक प्रदर का लक्षण क्या है, घृत तेल वसा मज्जा सदृश्य गंध आना। कफज स्तन्य दुष्टि में भी आचार्य चरक ने बोला है घृत तेल वसा मज्जा के सदृश गंध आती है।
फिर अभेषज जो है वो दो प्रकार की, बाधन और सानुबाधन। बाधन मीन्स तत्काल जो कष्ट दे, एक्यूट कंडीशन, जैसे विष हो या अग्नि है, वो बाधन है। सानुबाधन जो कालांतर में कुछ जो कष्ट देने वाले, जैसे दूषी विष हो गया। फिर नेक्स्ट ये हमारे रसायन प्रयोग बताएं कि कौन सी काल, कौन सी ऋतुओं का वर्णन है। तो नागबला का ग्रहण आपको माघ फागुन यानी तपस्या ऋतु में आया था। आमलक का ग्रहण भी माघ फागुन में। फिर भल्लातक जो है वो ग्रहण करना है यानी कलेक्ट करना है ज्येष्ठ या आषाढ़ में, यानी सूची शुक्र मास से आया था ऐसे करके। यानी ग्रीष्म ऋतु में तो कलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु गर्म है, भल्लातक का गुण भी उष्ण है, तो उस ऋतु में ज्यादा प्रबल होगा, तो उसमें कलेक्ट करना है, लेकिन यूज करना है अगहन या पूष यानी सहस्य मास में। सूची शुक्र में कलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं सहस्य में, ये आपको ध्यान रखना है। देन है हमारा 50 नंबर पेज, इसमें बोला भल्लातक कल्प प्रयोग। तो चरक ने रसायन में बताया है 10 भल्लातक से शुरू किया और 30 तक ले जाते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। तो 10 to 30 लिख लेना आप। 10 के ऊपर आप लिखना 10 to 30। 10 से शुरू किया, मैक्सिमम 30 ले जाने हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही कम करने हैं। तो 48 डेज में कंप्लीट होता है चरक के अकॉर्डिंग, लिख लेना 48 डेज कंप्लीशन। फिर सुश्रुत ने भल्लातक कल्प को बताया अर्श रोगाधिकार में, एक भल्लातक से शुरू किया था और मैक्सिमम 70 भल्लातक, 70 लिखिए, मैक्सिमम 70 भल्लातक इन्होंने बताए। और इनके वाला जो कल्प है वो होता है 35 डेज में कंप्लीट, 35 डेज। फिर वाग्वट ने बताया है 8 भल्लातक से शुरू किया और 40 तक ले जाते हैं वो, 8 to 40, और कंप्लीशन होता है 49 डेज में, 49 डेज। चक्रपाणी के अकॉर्डिंग लिखना 55 डेज। चक्रपाणी ने 55 डेज में बोला है भल्लातक रसायन है जो उसका प्रयोग। शिलाजतु प्रयोग आया है यहाँ पे चरक के अनुसार। तो प्रवर, मध्यम और अवर मात्रा उन्होंने बोली। कितना जो श्लोक में वर्ड था वो एक अर्ध और एक कर्ष, यानी एक पल, आधा पल और एक कर्ष मात्रा है। और कितने डेज तक यूज करनी है, 7 वीक्स, 3 वीक्स और 1 वीक। 7, 3 और 1 ये वीक्स में है। मात्रा एक पल, आधा पल और एक कर्ष है, प्रवर, मध्यम और अवर मात्रा के लिए बोला। फिर शिलाजतु 4 प्रकार की बोलते हैं आचार्य चरक, जो स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह से बनती है। तो जो स्वर्ण वाली है उसमें हमारा है मधुर और तिक्त रस, रजत में है कटु, ताम्र में तिक्त, लोह में तिक्त और लवण। इसके जो स्वरूप है इनमें हाईलाइट करना, स्वर्ण का होता है जपा पुष्प सदृश्य, लिखिए जपा पुष्प सदृश्य हाईलाइट किया आपने। रजत श्वेत वर्णी है। ताम्र में हाईलाइट करना मयूर कंठ सदृश्य, मयूर कंठ सदृश्य बोला इसको। और लोह गुगलो भासम। दोष कर्म हाईलाइट करना इसके, स्वर्ण है वात पित्त शामक, रजत है कफ पित्त शामक, ताम्र है कफ शामक, और लोह को बोला है त्रिदोष नाशक हाईलाइट किया। तीनों के दोष कर्मता जो है वो हाईलाइट करनी है आपने। स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह चारों की हाईलाइट करनी है। वात पित्त शामक है, फिर कफ पित्त, फिर कफ और त्रिदोष शामक। आगे की तरफ थोड़ा स्पेस बचा हुआ है ना, इसमें 2 पॉइंट और लिखना, वीर्य और विपाक। वीर्य भी लिखेंगे सबका और विपाक भी लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं वीर्य। वीर्य हमारा है शीत वीर्य है सबका, सिर्फ ताम्र को छोड़ के। ताम्र के आगे आप लिखना उष्ण वीर्य, और बाकी स्वर्ण का, रजत का और लोह का इनका शीत वीर्य है। विपाक में लिखना आप विपाक, रजत में लिखिए स्वादु विपाक, यानी मधुर विपाक होता है रजत शिलाजतु का। बाकी तीनों जो है स्वर्ण, ताम्र और लोह, इनका है कटु विपाक। स्वर्ण, ताम्र और लोह का कटु विपाक, रजत का है स्वादु। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है ताम्र शिलाजतु, नीचे लिखा हुआ है ना, ताम्र शिलाजतु उष्ण वीर्य है, शेष सभी जो है शीत वीर्य है। रजत शिलाजतु हाईलाइट करना मधुर विपाक की है, बाकी सभी का कटु विपाक होता है। फिर मुहुर दाह, मुहुर शीतम इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये हमारे श्लेष्मपैथिक ज्वर के। और शणे दाह, शणे शीतम सन्निपातिक। अगर आप इसका हिंदी में मतलब देखें तो एक ही है, यानी पेशेंट को कभी दाह लगता है, कभी बिल्कुल ठंड लगेगी, कभी बिल्कुल गर्मी है, ऐसा। तो सिर्फ वर्ड्स की हेरा फेरी है। यहाँ पे बोला मुहुर, मुहुर वर्ड जो है वो श्लेष्मपैथिक में आएगा,
क्षणेदाह सने शीतम सन्निपातिक में। नेक्स्ट इसके बाद ये वर्ड्स हैं धृति को लेके जो वर्ड आए हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो वात पूर्ण धृति स्पर्श शोथा, मतलब धृति क्या है, एक आप मान लीजिए बलून के जैसा समझना आप, ठीक है। तो बलून जैसा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बलून में आप हवा भर दो, तो वात पूर्ण हवा से भरी हुई धृति के जैसा जो लग रहा है शोथ, वो संधिगत वात का है, चरक ने बोला, हाईलाइट किया आपने ये। नेक्स्ट है अधमातः धृति शब्दवत भवती, ये है वातोदर का लक्षण। यानी जो एब्डोमेन होगा वातोदर में पेशेंट का, वो क्या होगा, जैसे अगर आप धृति में जैसे आधमान करते हो ना, मतलब किसी कोई ऐसा बहुत पतली सी चीज है, कोई जैसे बलून का ही हमने बोला, उसको दबाओगे या ऐसे करते हो तो शब्दवत, शब्द जैसा उत्पन्न होता है ना, वैसा फील होगा वातोदर में, हाईलाइट किया। आधमात धृति शब्दवत भवती। फिर जलोदर में हाईलाइट करना, यथा धृति क्षुभ्यते कंपते च, धृति के जैसा क्षोभ होगा। जैसे पानी कहीं भर जाता है, तो आप धृति में अब अगर आप फ्लक्चुएशन, नहीं जैसे फ्लक्चुएशन टेस्ट करते हैं, एक फिंगर से आपने इम्पल्स दी तो वो क्षोभन या कंपन हो जाएगा उसमें, ये सुश्रुत ने बोला है जलोदर का। और चरक ने जलोदर का हाईलाइट करना, उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्श, पानी से जैसे किसी धृति को भर दें ऐसा क्षोभ होता है, और स्पर्श में भी ऐसा ही लगता है। फिर जल बस्ती समस्पर्श पच्यमान व्रणशोभ का लक्षण बोला है चरक ने। जल बस्ती समस्पर्श, जैसे जल भर दिया हो बस्ती में ऐसा स्पर्श लगता है पच्यमान व्रणशोभ में। सुश्रुत ने पच्यमान व्रणशोभ में बोला आदमात बस्तिर एव, बस्ती के जैसा आदमान होगा, जैसे बस्ती होती है फूली हुई, ऐसा लगता है पच्यमान व्रणशोभ। फिर मूत्रज वृद्धि में बोला अम्बु पूर्ण धृति रीव क्षुभ्यति मूत्र कृच्छम, अम्बुपूर्ण जैसे पानी भर दिया हो ऐसा लगता है। तो ये देखिए सभी में, किसी में कंपन, किसी में क्षोभ, या किसी में जल के जैसा, किसी में वातपूर्ण धृति स्पर्श शोथ। तो ये कंफ्यूजिंग लक्षण है, तो आपको एक साथ दिए गए हैं, उनको कंपाइल करके लिखा हुआ है, तो याद रखने हैं ये। नेक्स्ट हाईलाइट करना हमारा वातिक ग्रहणी में हाईलाइट करना जीर्यति जीर्णे जीर्यति आधमातम भुक्ते स्वास्थ्यम उपेति च, ये वातिक ग्रहणी का लक्षण है चरक के अकॉर्डिंग। मतलब जीर्णे जीर्यति आधमानम भुक्ते स्वास्थ्यम उपेति च, मतलब जैसे पेशेंट का अगर खाना डाइजेस्ट हो रहा है या हो गया है, तब तो उसको सारे लक्षण आ जाएंगे वातिक ग्रहणी के। भुक्ते स्वास्थ्यम उपेति च, जैसे ही उसने खाना खाया तब स्वस्थ लगता है उसको। पेशेंट जैसे कि सपोज ब्रेकफास्ट करने के लिए, डिनर के लिए बैठा है, तो जैसे उसने खाना खाया उसको अच्छा लगेगा, जैसे ही खाना डाइजेस्ट की प्रोसेस की तरफ होगा या डाइजेस्ट हो चुका होगा, तब सारे लक्षण आ जाते हैं, ये वातिक ग्रहणी का लक्षण है। फिर भस्मक के लक्षण में हाईलाइट करना भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, तीक्ष्ण अग्नि, यानी भस्मक में भी तो ऐसा होता है ना, पेशेंट की अग्नि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, तो जैसे ही वो खाना खाता है तो उसको लाभ होगा, जैसे ही खाना पच गया फिर से सारे लक्षण प्रकोपित हो जाएंगे उसके। तो भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, ये तीक्ष्ण अग्नि का है। जीर्यति जीर्णे जीर्यति आधमानम भुक्तम स्वास्थ्य उपेति, वो वातिक ग्रहणी का है। फिर अन्न द्रव्य शूल में हाईलाइट करना जीर्णे जीर्यति अजीर्णे वा पथ्य अपथ्य प्रयोगेन, यानी हम परिणाम शूल और अनुद्रव शूल का लक्षण पढ़ते हैं। परिणाम शूल का बिल्कुल इजी है, भुक्ते जीर्यति यत शूलम, जब भोजन का परिणाम हो गया, परिणाम रिजल्ट, रिजल्ट कब आता है, एंड में आता है किसी भी चीज के। तो जब खाना पच गया है, खाना खाते ही जब क्या हो, जो शूल होता है, खाना जब जीर्ण हो गया, एंड स्टेज है, तब होता है परिणाम शूल, ठीक है। अनद्रव शूल क्या है, किसी भी कंडीशन में, चाहे पेशेंट भूखा हो, चाहे उस फुल स्टमक हो, खाना पच गया हो, नहीं पचा हो, पथ्य प्रयोग किया या पथ्य, हर कंडीशन में अगर उसको पेन हो रहा है तो वो हमारा अन्न शूल कहलाता है, ठीक है। हाईलाइट किया दोनों का लक्षण आपने, जीर्णे जीर्यति अजीर्णेन वा पथ्य अपथ्य प्रयोगेण, ये अन्न द्रव का है। और भुक्ते जीर्यति यत शूलम तदैव परिणामजम, हमारा परिणाम शूल का है। नेक्स्ट आहार परिणामांते भूयश्च लभते बलम, आहार के परिणाम काल में इसको बल मिल जाते हैं, यानी लक्षण बढ़ जाते हैं, किसके, व्यापेता हिक्का का हाईलाइट किया आपने, व्यापेता हिक्का।
हरित शीर्ण लोमा हाईलाइट करना पांडु का लक्षण है, और हरि अर्जुन लोमवत हमारा दुष्ट प्रतिशाय का, ये भी जो है वो चरक के अकॉर्डिंग ये दोनों लक्षण, हरित शीर्ण लोमा पांडु का और हरि अर्जुन लोमवत सिर के बाल होना दुष्ट प्रतिशाय का। नेक्स्ट है हमारा न वेति गंध रसाश्च, न वेति गंध रसाश्च आपने हाईलाइट किया, अपीनस का लक्षण है, न वेति गंध रसाश्च अपीनस का। न वेति गंधम, गंध नहीं आती वो दुष्ट प्रतिशाय का लक्षण है, हाईलाइट किया। सिर्फ गंध ना आना तो दुष्ट प्रतिशाय, गंध और रस दोनों का ही ज्ञान ना होना अपीनस है। फिर वात पित्त जो है वो अधिक मात्रा में प्रकोपित है खालित्य में, वात पित्त अल्प मात्रा में जो है वो पालित्य में, और वात पित्त अत्यल्प मात्रा में हरित केशता। आप एक लिखिए लक्षण पेज के बॉटम पर, वातिज गुल्म का है ये, वातिक गुल्म का लिखवा रहे हैं चरक के अनुसार। पेज नंबर 50 पे हम पढ़ रहे हैं गोविंद पारिक में। वातिज गुल्म का लक्षण लिखना पेज के बॉटम पे। करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, भुक्ते मृदुत्वं समुपेति च, करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम भुक्त्वे मृदुत्वम समुपेति च, यानी जब जीर्ण हो जाए तो ज्यादा प्रकोप होता है, खाना खाने के बाद मृदुता आती है लक्षणों में, तो वो वातिज गुल्म का है। तो वातिज गुल्म का, वातिक ग्रहणी का और तीक्ष्ण अग्नि का जो श्लोक है थोड़ा एक जैसा ही मतलब है उनका, तो उनका आपको ध्यान रखना है किस व्याधि में किस प्रकार के श्लोक का जो है वो वर्णन किया गया है। तो